welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को कैसे किया था प्रपोज? क्या हुआ जब अनुष्का शर्मा और विराट कोहली डॉक्टर वामिका के साथ पहुंचे मुंबई? अनुष्का शर्मा, विराट कोहली और वामिका कोहली फिर से हुए एयरपोर्ट पर कैप्चर. एक बार फिर से विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की डॉटर की एक झलक पाने की पापराज़ी ने बहुत की कोशिश. लेकिन अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की तैयारियों के आगे फोटोग्राफर्स की एक ना चली. दरअसल विराट कोहली अनुष्का शर्मा और वामिका कोहली के साथ चेन्नई से मुंबई आ गए हैं और अब मुंबई में ही वो अपने 2020 क्रिकेट लीग के मैचेस खेलने वाले हैं. और विराट कोहली जैसे ही मुंबई में लैंड हुए, फोटोग्राफर्स उनकी डॉटर की एक झलक पाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए. लेकिन हमेशा की तरह यहाँ भी अनुष्का शर्मा ने अपनी एंजल को इस तरह गोद में रखा हुआ था और वामिका के हेड और उनकी क्यूट पिंक बैंड के अलावा किसी को कुछ भी नहीं दिखा. विराट कोहली और अनुष्का शर्मा को यहाँ देखकर ऐसा लगा जैसे वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मीडिया यहाँ जरूर होगी और वो पूरी तैयारी के साथ यहाँ पहुँचे थे. इससे पहले विराट कोहली और अनुष्का शर्मा जब टीम इंडिया और इंग्लैंड के क्रिकेट मैच के लिए पुणे आए थे, तो उस वक्त भी एयरपोर्ट पर फैंस की भीड़ ने वामिका, विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की तस्वीर लेने की पूरी कोशिश की थी. लेकिन यहाँ भी अनुष्का शर्मा ने एक प्रोटेक्टिव मदर की तरह वामिका को अपनी गोद में छिपा रखा था और वामिका की कोई भी तस्वीर सामने नहीं आई थी. वैसे कुछ फैंस भले ही सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि अनुष्का शर्मा, विराट कोहली अपनी बेटी को लेकर ज्यादा कंसर्न हो रहे हैं. लेकिन सभी को ये बात याद रखनी चाहिए कि अनुष्का शर्मा और विराट कोहली दोनों ने अपनी डॉटर के बर्थ से पहले ही कहा था कि उनके लिए उनके बच्चे की प्राइवेसी होगी सबसे ज्यादा जरूरी और वो किसी भी हालत में अपने बच्चे को मीडिया लाइमलाइट में नहीं आने देंगे. अनुष्का शर्मा, विराट कोहली का हमेशा से कहना रहा है कि सेलिब्रिटीज के लिए मीडिया लाइमलाइट को झेलना आसान नहीं होता. ऐसे में वो नहीं चाहेंगे कि उनके बच्चे को बचपन से इन चीजों का सामना करना पड़े. वैसे अनुष्का शर्मा के इस प्रोटेक्टिव अवतार को देखकर फैंस को डेफिनेटली ऐश्वर्या राय बच्चन की याद आ गई होगी, जो इसी अंदाज में हमेशा अपनी डॉटर आराध्या को लेकर प्रोटेक्टिव रहती हैं. और कई बार नेटिजन्स ने ऐश को इस वजह से ट्रोल भी किया है. कब और कहां अभिषेक बच्चन ने किया था ऐश्वर्या राय को प्रपोज? क्या ऐश ने पहली बार में ही जूनियर बी के प्रपोजल को कर लिया था एक्सेप्ट, या अभिषेक बच्चन को फॉर्मर ब्यूटी क्वीन ऐश को मनाने में करनी पड़ी थी काफी ज्यादा मेहनत? ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन आज सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी 14th वेडिंग एनिवर्सरी. वैसे तो इन दोनों की लव स्टोरी के बारे में हर कोई जानता है, लेकिन इनकी लव स्टोरी किस फिल्म के सेट से शुरू हुई और कब अभिषेक बच्चन ने फाइनली हिम्मत जुटाकर ऐश को किया प्रपोज, आइए आपको बताते हैं. अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय की पहली मुलाकात 2000 में रिलीज हुई फिल्म ढाई अक्षर प्रेम के सेट पर हुई थी. हालांकि फिल्म के सेट पर इनका इंटरैक्शन ज्यादातर एक को स्टार की तरह ही हुआ. इसके बाद
ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन ने 2003 में रिलीज हुई फिल्म कुछ ना कहो में साथ काम किया, लेकिन रिपोर्टेडली दोनों की गहरी फ्रेंडशिप और लव स्टोरी की शुरुआत हुई 2005 में आई बंटी और बबली के एक स्पेशल सॉन्ग के शूट के दौरान। रिपोर्टेडली इसी साल अभिषेक बच्चन ने ऐश्वर्या राय को प्रपोज किया। हालांकि ये प्रपोजल किसी ग्रैंड स्टाइल में स्पेशल डेट के दौरान नहीं हुआ था। अपने प्रपोजल पर बात करते हुए अभिषेक बच्चन ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था, I was filming in New York for a movie and I used to stand on my balcony of my hotel room and wish that one day, wouldn't it be nice if I was together with Aishwarya, married? So I took her to the very same balcony and asked her to marry me. Luckily ऐश्वर्या मान गईं, लेकिन इस प्रपोजल के बाद भी ऐश और अभिषेक ने अपने रिश्ते को 2 साल का टाइम दिया और इस बीच दोनों 2006 में उमराव जान और धूम 2 जैसी फिल्मों में साथ नजर आए। फिर जनवरी 2007 में फिल्म गुरु की रिलीज के बाद अप्रैल 2007 में दोनों ने शादी कर ली। वैसे ऐश और अभिषेक ने कई बार एक्सेप्ट किया है कि फिल्म गुरु ही वो स्पेशल फिल्म बनी थी जब वो एक दूसरे के और ज्यादा करीब आए। अभिषेक और ऐश की शादी किसी ड्रीमी अफेयर से कम नहीं थी, पर शादी के तुरंत बाद अभिषेक बच्चन और ऐश पहुंचे वेंकटेश्वरा टेम्पल एट तिरुपति टू टेक ब्लेसिंग्स और दोनों की ये टेम्पल विजिट तब बनी थी टॉक ऑफ द टाउन। शादी के बाद अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन 2008 में फिल्म सरकार राज और 2010 में रावण में साथ नजर आए। इसके बाद बहुत बार ऐसी खबरें आईं कि ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन एक फिल्म में साथ नजर आ सकते हैं और लास्ट ईयर ऐसी भी खबरें आईं कि ऐश अभिषेक की फिल्म को गुलाब जामुन टाइटल दिया गया है। हालांकि फिलहाल इस फिल्म पर कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। लेट्स सी कि इन दोनों को ऑन स्क्रीन देखने की इनकी फैंस की तमन्ना कब पूरी होती है। फिलहाल अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म 10वीं की रिलीज का इंतजार कर रहे हैं, जबकि ऐश्वर्या राय बच्चन जल्द ही मणि रत्नम की फिल्म पोन्नियिन सेल्वन में नजर आएंगी। फिल्मों में एक्टर्स का एक दूसरे को रिप्लेस करना ड्यू टू क्लैश ऑफ डेट्स और पर्सनल रीजंस आम बात है, लेकिन हैरानी तब होती है जब एक्टर्स पर अनप्रोफेशनलिज्म या क्रिएटिव स्पेस में इंटरफेयर करने के एलिगेशन लगते हैं। जहां हाल ही में दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन की एग्जिट ऐसे ही इंसिडेंट्स का लेटेस्ट एग्जाम्पल है, वहीं फिल्म मेकर्स और एक्टर्स के बीच पास्ट में भी कई बार ऐसा हुआ है कि एक्टर को इसका खामियाजा फिल्म छोड़कर भरना पड़ा। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही कुछ फिल्म्स पर जिससे एक्टर्स ने लास्ट मोमेंट पर किया वॉकआउट या फिर उन्हें मेकर्स ने दिखाया बाहर का रास्ता। आमिर खान एग्जिट फ्रॉम विक्रम वेधा। मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान साथ ही सुपरहिट फिल्म विक्रम वेधा में काम करने के लिए थे सुपर एक्साइटेड और रिपोर्टेडली उन्होंने इस फिल्म के लिए गो अहेड भी दे दिया था, लेकिन अचानक न्यूज आई कि आमिर खान की जगह अब ऋतिक रोशन इस फिल्म के मेन लीड एक्टर बन गए हैं और अपेरेंटली इसकी वजह है आमिर खान अपने चाइना की ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए इसे हांगकांग बेस्ड गैंगस्टर ड्रामा बनाना चाहते थे, लेकिन मेकर्स को आमिर खान के ये क्रिएटिव चेंजेस सही नहीं लगे और आमिर खान को ये फिल्म छोड़नी पड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस फिल्म में अब सैफ अली खान और ऋतिक रोशन लीड रोल्स में नजर आएंगे। रेखा's abrupt exit from फिल्म फितूर। आदित्य रॉय कपूर और कटरीना कैफ स्टारर फिल्म फितूर में तब्बू के रोल के लिए पहले एक्ट्रेस रेखा को अप्रोच किया गया था और एवरग्रीन रेखा ने इस फिल्म की शूटिंग को शुरू भी किया, लेकिन बाद में उन्हें लगा कि फिल्म उस तरह से नहीं बन रही जैसा उन्होंने सोचा था और उन्होंने फिल्म को बीच में ही छोड़ने का फैसला किया, जिसके बाद डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने रेखा की विश को मानते हुए एमिकेबली फिल्म से जाने दिया और फिर तब्बू आई ऑन बोर्ड फॉर द रोल। सलमान खान एग्जिट फ्रॉम संजय लीला भंसाली's इंशाअल्लाह। सलमान खान और संजय लीला भंसाली were all set to come together in a film after many years with इंशाअल्लाह, लेकिन फिर अचानक खबर आई कि सलमान खान ने इस फिल्म से वॉकआउट कर लिया है। सोर्सेस का कहना है
कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच फिल्म के क्लाइमैक्स को लेकर क्रिएटिव डिफरेंसेस थे। दरअसल सलमान खान ने इस फिल्म के सेकंड हाफ की कहानी नहीं सुनी थी और रिपोर्टेडली फिल्म शुरू होने से पहले उन्हें जब फिल्म की पूरी डिटेल्स पता चली तो उन्होंने स्क्रिप्ट में कुछ बदलाव करने के लिए कहा, जिसे रिपोर्टेडली संजय लीला भंसाली ने मानने से मना कर दिया और ये फिल्म शुरू होने से पहले ही हो गई शेल्फ। इसके बाद सलमान खान ने इंशाल्लाह की तय हुई रिलीज डेट पर किसी और फिल्म के साथ आने की अनाउंसमेंट की, लेकिन साथ ही ऐसी खबरें भी आईं कि संजय लीला भंसाली और सलमान खान ने म्यूचुअली इस फिल्म पर काम न करने का डिसीजन लिया था। सोनू सूद's exit from मणिकर्णिका। एक्टर सोनू सूद कंगना रनौत स्टारर मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी में सदाशिवराव भाव का रोल करने वाले थे। यहाँ तक कि उन्होंने इस कैरेक्टर के लिए शूटिंग भी कर ली थी, लेकिन जब इस फिल्म के डायरेक्टर क्रिश जगरलामुड़ी से कंगना रनौत की अनबन हुई और कंगना रनौत ने फिल्म के डायरेक्शन की जिम्मेदारी खुद उठाने का फैसला किया तो रिपोर्टेडली सोनू सूद इससे खुश नहीं दिखे। दरअसल सोनू सूद को लगा कि इस फिल्म से उनके रोल को चॉप किया गया है। ऐसे में कंगना रनौत से उन्होंने अपनी नाराजगी जताते हुए इस फिल्म को छोड़ने का फैसला किया। सोनू सूद का कहना है कि उन्होंने जिस डायरेक्टर और स्क्रिप्ट को गो अहेड दिया था उसे पूरी तरह से बदल दिया गया, इसलिए उन्होंने इस फिल्म को क्विट कर दिया था। इसके अलावा हाल ही में आदित्य रॉय कपूर की फिल्म मलंग के डायरेक्टर मोहित सूरी की फिल्म एक विलन रिटर्न से एग्जिट और फिर इस फिल्म में जॉन इब्राहिम और अर्जुन कपूर की एंट्री की खबर आई थी। वहीं पास्ट में करीना कपूर खान का अननोन रीजन की वजह से शूटिंग शुरू करने के बावजूद कहो ना प्यार है को छोड़ देना, ऐश्वर्या राय बच्चन का प्रेगनेंसी की वजह से मधुर भंडारकर की फिल्म हीरोइन की कुछ ही दिनों की शूटिंग करने के बाद इसे छोड़ना और फिर इसमें करीना कपूर खान की कास्टिंग और तापसी पन्नू की जगह कार्तिक आर्यन स्टारर पति पत्नी और वो में भूमि पेडनेकर को कास्ट करना, ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल्स हैं where actors either left or were fired from a film all of a sudden. क्या आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की हो गई है एंगेजमेंट? सोशल मीडिया पर इंटरनेट यूजर्स कुछ इसी तरह के सवाल पूछ रहे हैं और इसकी वजह है कि जब हाल ही में आलिया भट्ट रणबीर कपूर के साथ मालदीव्स वेकेशन पर गईं, तो उनकी रिंग फिंगर में लोगों ने नोटिस की रणबीर कपूर के लकी नंबर 8 वाली रिंग। इससे पहले आलिया भट्ट के एक पोस्ट में उनकी ये रिंग इंडेक्स फिंगर में नजर आई थी। अपेरेंटली आलिया भट्ट और रणबीर कपूर दोनों का ही लकी नंबर 8 है। अब ये रिंग आलिया भट्ट को रणबीर कपूर से एज अ गिफ्ट मिली है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। बट आलिया भट्ट की रीसेंट आउटिंग के दौरान रिंग फिंगर में ये रिंग नजर आने के बाद इट सीम्स आलिया भट्ट इज इन द मूड टू स्पार्क एंगेजमेंट रूमर्स। वैसे रणबीर कपूर ने लास्ट ईयर एक इंटरव्यू में ये एडमिट किया था that he and Alia would be married till now if the pandemic wouldn't have ruined their plans. करीना कपूर खान के कजिन आदर जैन, जो अक्सर तारा सुतारिया के साथ रिलेशनशिप की खबरों की वजह से सुर्खियों में रहते हैं, उनका कहना है कि उन्होंने अब तक करीना कपूर खान के सेकंड बेबी को नहीं देखा है और इसकी वजह है आदर जैन अपनी फिल्म हेलो चार्ली के प्रमोशंस के बाद ही करीना कपूर खान के न्यू बॉर्न से मिलना चाहते थे। भले ही आदर जैन अब तक करीना कपूर खान के न्यू बॉर्न से नहीं मिले हैं, बट उनका कहना है कि he has seen a picture of the baby and he is adorable. Notably, करीना कपूर खान और सैफ अली खान ने अब तक अपने सेकंड बेबी का नाम रिवील नहीं किया है। Coming up on the show, अजीब दास्तान्स की टीम ने Zoom से की candid conversation. Hello everyone, my name is Rajani and welcome to Speak Easy. So here we are to chat about a very Ajeeb Dastan, Fatima Shashank and Jaideep, who looks extremely busy, but hopefully we'll get back his attention soon. नहीं यार, आपको पता नहीं, सुबह से लगे हुए ना, तो सारे मैसेजेस, दिन के काम के मैसेजेस कोई जवाब नहीं दे पा रहे किसी को, तो सबको बता रहे हैं कि हम will get back. I'm just teasing you. That's okay. It is the effects of stardom. What do? You have to handle all this. Yes. Happy.
you know, we have come to a phase in this industry and in society where we are looking at, you know, homosexuality from a very sensitive point of view. पहले ऐसा नहीं था, you know. And how are you questioning yourself and your biases when you're doing it? First of all, though, you know, and in fact, we were just chatting about that, Fatima, Jaideep and me, when we were through the day, that we feel that we are talking enough about it, but actually it's not still making such a big impact world over, or for that matter, even within our country. Because how much ever we speak about it and whatever we feel is the exposure, we are still a country of 140 crores. You know, we are a country of 4.4 billion people. We are very fragmented. We live in different sections of society, in different areas. And not everywhere do you have the freedom to speak openly or even express yourself openly. Having said that, I think I went in with a very clear responsibility in my head of how sensitive I want to be about it and what's my end goal. My end motivation of writing a story of Majnu was not to create any form of sensationalism or create any form of, you know, oh my God, this is going to shock the audience. It was truly about three characters, three wants, and how their wants play out. And at the end of the day, what they kind of achieve or what they feel and experience. So I was only kind of trying to tackle human emotions and trying to show that behind tough exteriors, there can be a vulnerable interior. You know, if you see Bablu Bhaiya's character, he's a tough guy with a vulnerable side. There is Lipakshi's character who's trying to portray herself strong because of everything that she's had. And yet there is a vulnerable side. And yet there's a Rajkumar Mishra who has come with an intent. And yet there is a vulnerable side to him. So I think for me, the idea was never to kind of just talk about one topic. I was trying to just tell the story of three characters and everything that goes along with that. And at the same time, I was very clear that I'm not trying to create any shock value. I am only trying to give a justified end to the three characters. And there is no end. It is a new beginning for them. And that's how I kind of conceived the story of Majnu. Your character here, besides the fact that she obviously feels trapped and he is, you know, not having the same emotions, she otherwise does not give excuses for the way she's very aware of how sexual and beautiful she is, which I think is sort of something that you haven't done before, and it must be kind of nice to play this dimension, isn't it? Because पहले कभी नहीं किया है आपने. बिल्कुल, because मैंने कभी किया नहीं है, और as Fatima also कभी emotion को कभी tap in नहीं किया है. It was very interesting and very challenging but fun, and because you're doing something out of your comfort zone, but you want to do it. Like, I really want to do it. I want to be able to experience these emotions and not feel bad about it. So I think Shashank gave me an incredible opportunity there, because he first could see me as Lipakshi. You know, you do get typecasted. You do because all the films, even Lipakshi is a very strong character, but generally मेरे को एक certain तरीके के roles आते थे up until a while back, because of Dangal and Thugs. कि ऐसी टाइप के sports films, सारी sports films आएंगी, सारी action films आएंगी. So it's nice when other people see you as something else. So with me that happened, and I think we've had stories or characters, women characters in the past, जिन लोगों ने कभी explanation नहीं दिया है उनके choices के लिए. Far and few रही होगी, but I think because अभी वो medium भी open up हो गया है, so I think because now there are more mediums and more places to share a story in one way. Podcast है, OTT है, फिल्में हैं, movie है, मतलब जो अलग अलग type के, you know, दूसरे देशों से कहानियां बता रहा है. I think now you'll see more stories of women, but पहले भी थी, अब भी हो रही है, और अच्छा है कि लोग लिख रहे हैं. जितनी ऐसी फिल्में आएंगी उतना लोग और इन्वेस्ट करेंगे. ओटीटी के साथ ब्यूटीफुल चीज ये है कि बॉक्स ऑफिस का स्ट्रेस नहीं होता. बट अगर आप 1 साल 1.5 साल में देख लो, कितनी सारी औरतों की फिल्में आई है नहीं, और with good heart and intention. It's true. You generally equate a girl who smokes or a girl who parties or a girl who is very comfortable with her sexuality as a person who's too forward. You know, कि वो बहुत मॉडर्न लड़की है, तो वो
ऐसी मॉडल लड़कियां ऐसी होती है, एंड अगर वो ऐसी है मतलब वो बुरी है। तो वो जी। नजरिया होता है यहाँ पे, जिसने लिखी है कहानी उसका नजरिया ये नहीं था कि वो अच्छी है या बुरी है, और जो वो करती है वो बुरा या अच्छा नहीं। तो आई थिंक वो जो इंसान कहानी बता रहा है उसके नजरिए के ऊपर निर्भर करता है। Thank you, Jaideep. Thank you, Shang. Thank you, Thank you, Fatima. Rajani. Thank you, Rudra. Um, Please I take really care. Be enjoyed safe.